हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश कुमार, लेक्चर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीरतुंगल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम विभागीय उपक्रम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और उसके लाभ और सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए इस टॉपिक के बारे में हम जानकारी हासिल करें। सार्वजनिक उपक्रम या राजकीय उपक्रम के प्रारूप, फॉर्म ऑफ पब्लिक और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। प्यारे बच्चों, सार्वजनिक या राजकीय उपक्रम के प्रारूप 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नंबर 2 सार्वजनिक या वैधानिक निगम, पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। और थर्ड एंड लास्ट सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। तो आज हम बात करेंगे केवल विभागीय उपक्रम की, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। प्यारे बच्चों, विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सार्वजनिक उपक्रमों को संचालित करने का यह सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप है। ये उपक्रम अनिवार्यतः पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। यानी इन पर सरकार यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार या स्थानीय सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इनका प्रबंध उपक्रम से संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो विभागीय उपक्रम है, विभागीय उपक्रम के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं वो विभाग किसी न किसी मंत्रालय से जुड़े होते हैं। यानी मंत्री जो होगा वो इनका संचालन करेगा और विभागीय सचिव इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी जिसे हम सीईओ कहते हैं होता है, जो मंत्रालय के निर्देशन एवं नियंत्रण में काम करता है। प्रतिवर्ष प्रत्येक विभाग का अलग से बजट बनता है, जिसकी स्वीकृति यानी परमिशन सरकार से ली जाती है। इन उपक्रमों के वर्ष भर के कार्यकलापों, प्रगति, अन्य मामलों की रिपोर्ट जब तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट को अगर केंद्रीय सरकार का विभाग है तो संसद में, और अगर किसी राज्य का विभाग है तो विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। विभागीय संगठन से संबंधित मंत्री यानी मिनिस्टर विभाग की सफलता और असफलता के लिए संसद और विधानसभा में जवाबदेह होता है। सार्वजनिक उपक्रमों के विभागीय प्रारूप की स्थापना सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के लिए की जाती है। यानी सर्वजन के लिए, सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए इन विभागों की स्थापना की जाती है। और अगर हम प्यारे बच्चों संक्षेप में विभागीय उपक्रम का अर्थ कहें तो इसका अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है जिसका संचालन एक सरकारी विभाग के रूप में संबंधित मंत्री के निर्देशन में किया जाता है। इन इंग्लिश, मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, it refer to that public enterprises which is run as a part of government department under the direction of minister concerned। और हमारे पास जो विभागीय उपक्रम के उदाहरण हैं उनमें सबसे बड़ा जो विभाग है भारत में, जो केंद्रीय सरकार के उसमें चलाया जाता है, उसमें है नंबर 1 इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर यह डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है। दूसरा है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, जिसकी देखरेख
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन करता है, टेलीकॉम भी इसमें आ जाता है। इसी तरह से थर्ड है ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, मीडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसे शॉर्ट में I&B मिनिस्ट्री कहते हैं, के अंतर्गत इनका संचालन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था विभागीय उपक्रम का अर्थ। अब देखिए प्रेजेंट में जो रेलवे मिनिस्टर है वो है श्री अश्विनी वैष्णव, और अश्विनी वैष्णव ही हमारे कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, अश्विनी वैष्णव। इसी तरह से श्री अनुराग ठाकुर जी, और सौभाग्य की बात है कि वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। साथ में ये एक और विभाग भी देख रहे हैं, खेलकूद विभाग, लेकिन उसकी हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम विभागीय उपक्रमों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर, श्री अनुराग ठाकुर जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में। बात करते हैं प्यारे बच्चों विभागीय उपक्रम की विशेषताओं की, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बच्चों पहली विशेषता है स्वामित्व, ऑनरशिप। इन उपक्रमों पर अनिवार्यता पूर्ण सरकारी स्वामित्व होता है, पूर्ण रूप से इन पर स्वामित्व किसका होता है? सरकार का, वो चाहे केंद्रीय सरकार हो या फिर राज्य सरकार। नंबर 2 है स्थापना, फॉर्मेशन। इनकी स्थापना एक सरकारी विभाग के रूप में सरकार द्वारा की जाती है। प्रत्येक सरकारी विभाग को एक विशेष मंत्रालय के साथ जोड़ा जाता है, यानी हर विभाग एक मंत्रालय से जुड़ा हुआ होगा। नंबर 3 है प्रबंध, मैनेजमेंट। इनका प्रबंध उपक्रम से संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है। विभागीय सचिव इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसको शॉर्ट में CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, जो IAS या HS अधिकारी होते हैं। नंबर 4 है वित्त व्यवस्था, फाइनेंसिंग। इनकी वित्त व्यवस्था पूर्णतः सरकार द्वारा की जाती है, और सरकार साल में एक बार फरवरी और मार्च में बजट पास करती है, और एक सामान्य बजट के माध्यम से इनकी वित्त व्यवस्था की जाती है। इन्हें जनता से उधार लेने का अधिकार नहीं है। सुनेंगे बच्चे ध्यान से, इन विभागों को जो विभागीय उपक्रम के अंतर्गत आते हैं, इन्हें जनता से उधार पैसा लेने का अधिकार नहीं है। ये उपक्रम अपने दैनिक खर्चों के लिए रुपया सरकारी खजाने से निकालते हैं। उन्हें अपनी आय भी सरकारी खजाने में ही जमा करवानी होती है। अगर आय हो रही है सरकारी खजाने में जमा करेंगे, अगर खर्च कर रहे हैं तो सरकारी खजाने में से ये पैसा निकाल करके खर्च करेंगे। नंबर 5 नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स। प्यारे बच्चों इन उपक्रमों में नियुक्तियां UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तथा राज्यों के लिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा की जाती है। अगर सेंटर है तो सेंटर में नियुक्तियां कौन करेगा? दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो विभाग आते हैं UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर स्टेट की बात करते हैं, स्टेट के विभाग हैं, तो वहां पर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है जो नियुक्ति करने का काम करता है। इन विभागों के अपने स्वयं के स्टाफ चयन बोर्ड भी होते हैं, जैसे रेलवे विभाग है। प्यारे बच्चों रेलवे विभाग मैंने आपको पहले बताया कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विभाग है, और इसलिए इस विभाग का अपना अलग से चयन बोर्ड है। यानी ये UPSC या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की हेल्प नहीं लेता है, जिसे रेलवे सेवा कमीशन कहते हैं, रेलवे सर्विस कमीशन कहा जाता है, जो रेलवे विभाग में नियुक्ति करने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों ये थी विभागीय उपक्रम की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं विभागीय उपक्रम के लाभ की
मेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। विभागीय उपक्रम के जो लाभ हैं या मेरिट्स है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, इस प्रकार से है। नंबर 1, सरल स्थापना, इजी फॉर्मेशन। बच्चों, इन उपक्रमों की स्थापना बहुत सरल है क्योंकि इनकी स्थापना के लिए किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। मात्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश से ही इनकी स्थापना हो जाती है। सरकार एक अध्यादेश पास करेगी और नया विभाग बन जाएगा। नंबर 2 है सरकारी आय में वृद्धि, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। बच्चों, इनसे सरकार की आय में इनकी जितनी भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों से प्राप्त आय सरकार की ही आय होती है। अतः इन उपक्रमों से प्राप्त आय की मदद से सरकार की कुल आय में वृद्धि होती है। मैंने पहले आपको बताया विशेषताओं में कि जो आय होगी सरकारी खजाने में जमा होगी। ठीक है। नंबर 3 है कर भार में कमी, डिक्रीज इन टैक्स बर्डन। सरकार अपने व्ययों को पूरा करने के लिए जनता पर कर लगाती है। अपने जो खर्चे हैं सरकार हमसे लेती है वो टैक्स के रूप में, लेकिन जब इन विभागों से आय होगी और आय ज्यादा होगी तो सरकार की वह आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार आम जनता से कर भार में कमी करती है। जब आय ज्यादा होगी तो कर कम लेगी आम जनता से। नंबर 4 है प्रभावपूर्ण नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल। बच्चों, इन उपक्रमों का प्रबंध संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि यह कार्य शिक्षित और प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा किया जाता है। और मैंने आपको पहले बताया है कि इनके जो अधिकारी होते हैं, सीईओ होते हैं, वो सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। और आईएएस अधिकारी एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, तो वो इनका नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इनका जो नियंत्रण है वो क्या होता है, प्रभावपूर्ण होता है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है। नंबर 5 है सरल वित्त व्यवस्था, इजी फाइनेंसिंग। क्योंकि वित्त व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए वित्त व्यवस्था करना बहुत सरल, आसान है इनकी वित्त व्यवस्था करना। प्यारे बच्चों, बात करेंगे विभागीय उपक्रम के डीमेरिट्स की, विभागीय उपक्रम की सीमाओं की। मैंने आपको बताया बच्चों कि विभागीय उपक्रम की कुछ विशेषताएं हैं, उसके बाद विभागीय उपक्रम के लाभ हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर लाभ हैं तो सीमाएं भी होंगी, मेरिट है तो डीमेरिट्स भी होंगी, फूल है तो कांटे भी होंगे। ठीक है। तो इसकी कुछ एक डीमेरिट्स भी हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, शीघ्र कार्रवाई की कमी, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। केंद्रीय नियंत्रण व्यवस्था तथा अत्यधिक औपचारिकताओं के कारण प्रायः निर्णय लेने में देरी होती है। परिणाम स्वरूप शीघ्र कार्रवाई नहीं की जा सकती। यही कारण है कि अनेक लाभ के अवसर हाथ से निकल जाते हैं। देखिए, मिनिस्टर है, मिनिस्टर के नीचे और अधिकारी हैं। ठीक है। जब निर्णय एक आदमी जल्दी से नहीं ले सकता है और ना ही कोई एकदम से एक्शन ले सकता है, तो बच्चों ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि शीघ्र कार्रवाई की इसमें कमी है। नंबर 2, प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ इंसेंटिव्स। बच्चों, देखने से लगता है कि अधिकारियों को प्राप्त शक्तियां, पावर्स, उनके लिए प्रेरणा का काम करती है और शक्तियों से प्रेरित होकर वे उपक्रम की आय को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन विभागीय उपक्रमों में अधिकारियों को शक्तियां नाम मात्र की होती। ठीक है। ज्यादा शक्ति किसके पास है? मंत्री के पास है, अधिकारियों के पास नहीं। तो फलस्वरूप वे आय को अधिकतम करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करते, ज्यादा काम नहीं करते। नेक्स्ट है नंबर 3 है लोचशीलता की कमी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कठोर सरकारी नियमों के कारण लोचशीलता में कमी रहती है। नियम क्या है? कठोर हैं, तो उनको आसानी से बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। नियमों में रहकर ही काम करना पड़ता है।
जबकि एक उपक्रम के सफल संचालन के लिए लोचशीलता का होना अति आवश्यक है। नंबर 4, अधिक राजनैतिक हस्तक्षेप, मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बच्चों, ये जो विभागीय उपक्रम हैं, इनमें क्या है कि देखिए, सरकार के साथ सीधा नाता है, सरकार कंट्रोल कर रही है, सरकार ही ऑनर है, स्वामी है। और सरकार कौन है? कौन सरकार है? कोई राजनीतिक दल जिसकी सरकार केंद्र सरकार में है या राज्य में है, एक राजनीतिक पार्टी के लोग, वो मंत्री बनते हैं। तो जब वो मंत्री हैं तो दूसरे जो विपक्ष हैं वो हस्तक्षेप करते हैं। यानी विभागीय उपक्रम एक मंत्री की देखरेख में चलाए जाते हैं। मंत्री राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि होने के कारण पार्टी हित को देश हित पर प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, यानी इनमें जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो अधिक पाया जाता है। और लास्ट है लाल फीताशाही, रेड टैपिज्म। बच्चों, अधिक कागजी कार्रवाई, काम को ना निपटाने की आदत से लाल फीताशाही बढ़ती है। लाल फीताशाही का मतलब है कि जो कागज हैं, जो काम है, वो एक फाइल में बंद हो जाता है। और जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय में जो फाइल है उसको एक रेड टेप से बांधते हैं। उसको बांधने के लिए एक स्पेशल क्या होता है भाई, रेड रिबन होता है। तो क्या होता है, वो जो कागज हैं वो फाइल में ही पड़े रहते हैं बांध करके। ठीक है, तब नाम दिया गया है लाल फीता। फीता मीन बांधने का जो धागा है या रिबन है। फीताशाही बढ़ती है इसमें क्योंकि काम को सरकारी उसमें जल्दी जल्दी नहीं निपटाया जाता है। परिणाम स्वरूप लाल फीते में बंधी हुई फाइलों के ढेर लग जाते हैं और कोई भी काम निपटने में नहीं आता। तो ये थे प्यारे बच्चों विभागीय उपक्रम का अर्थ, विभागीय उपक्रम की विशेषताएं, उसके लाभ और उसकी सीमाएं। फीचर, मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब मैं आपको यहाँ पर विभागीय उपक्रमों की उपयोगिता के बारे में बताना चाहूंगा। यूटिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी कहाँ कहाँ ये उपयोगी। तो प्यारे बच्चों, नंबर 1, जहां सार्वजनिक हित में पूर्ण सरकारी नियंत्रण आवश्यक है वहां पर उपयोगी। जहां गोपनीयता की अहम भूमिका हो, जैसे सुरक्षा उद्योग, डिफेंस इंडस्ट्री, वहां पर उपयोगी। जहां सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाएं उपलब्ध करवानी हो और निजी क्षेत्र की भागीदारी शून्य हो, वहां पर उपयोगी है। और जहां अधिक पूंजी निवेश होता हो तथा लाभ की कोई गारंटी ना हो। मेन बात ये है, पैसा ज्यादा लग रहा है लेकिन लाभ की कोई गारंटी नहीं है, तो वहां पर विभागीय उपक्रम जो है वो उपयोगी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।